नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 79 के बारे में। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से यदि आप अध्ययन करते रहेंगे, निश्चित है 100 पाठ पूरा होने वाला है और हम लोग बहुत ही जल्द 100 पाठ कंप्लीट करेंगे और 100 पाठ पूरा होते होते लगभग आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। हमारी चर्चा हुई है इससे पीछे पाठ में भावेश के बारे में, भावेश कैसे बलवान होता है, भावेश कैसे पीड़ित होता है। और विशेष 3 ही सूत्र हैं। किसी भी भाव का फलादेश करने के लिए हमें मात्र 3 सूत्रों को याद रखना है। भाव किस स्थिति में है, भाव को पर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, कौन सा ग्रह भाव में स्थित है, भाव पापकर्तृ योग में तो नहीं है। इसी प्रकार से भावेश, भावेश तात्पर्य जो उस भाव का स्वामी है, जो उस घर का स्वामी ग्रह है, वो किस स्थिति में है। क्या वो केंद्र त्रिकोण में है, पापकर्तृ योग में तो नहीं है, पाप ग्रहों के साथ तो नहीं है, 6 8 12 के स्वामियों के साथ तो नहीं है, आदि इत्यादि। समझा आपने। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे स्थिर कारक के बारे में। तो किसी भी सूत्र को, किसी भी भाव का फलादेश करने के लिए आपको मात्र यही 3 सूत्र याद रखना है। सबसे पहले नंबर पर भाव को देखना है, दूसरे नंबर पर भावेश को देखना है और तीसरे नंबर पर स्थिर कारक को देखना है। स्थिर कारक जो कभी भी बदलता नहीं है। यानी अगर प्रथम भाव का स्थिर कारक अगर सूर्य है तो किसी भी लग्न की पत्रिका में यहां पर 1 नंबर लिखा हो या 5 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो, कारक यहां के सूर्य ही रहेंगे। अगर 1 नंबर लिखा है तो यहाँ के स्वामी यानी भावेश मंगल हो गए और यहाँ के कारक सूर्य हो गए। अब मंगल और सूर्य किस स्थिति में है ये देखना है और इस भाव को कितने शुभ ग्रह अशुभ ग्रह देख रहे हैं ये देखना है। यही सूत्र है किसी भी भाव विशेष का फलादेश करने के लिए। यही सूत्र है जिसको आपको गहराई से समझना है और यही 3 फंडा आप अगर किसी भी भाव के फलादेश पर लगाते हैं, निश्चित है आपको बड़ी सफलता मिलेगी फलादेश करने में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस भाव के कौन कौन से ग्रह स्थिर कारक हैं। सब संक्षेप में वैसे समझा है हम लोगों ने पीछे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से स्थिर कारक किस तरह से पीड़ित होते हैं और किस तरह से स्वस्थ होते हैं यानी बलवान होते हैं, कौन कौन से सूत्र आपको लगाना है स्थिर कारक को देखने के लिए। सबसे पहला सूत्र तो यही है कि आप ये जान लीजिए कि किस भाव का कौन सा ग्रह कारक है और दूसरे नंबर पर स्थिर कारक कभी बदलते नहीं हैं। उस भाव में राशि कोई भी आ सकती है, उस भाव का स्वामी कोई भी ग्रह बन सकता है, लेकिन स्थिर कारक अगर जो अभी बता देंगे जो है वही रहेगा। जैसे कि प्रथम भाव के आप नोट कर सकते हैं, प्रथम भाव ये पहला भाव है, यहां के कारक स्थिर कारक सूर्य हैं। शब्द पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। कारक, चर कारक, स्थिर कारक और किस चीज के कारक, जैसे पिता के कारक सूर्य, माता के कारक चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा, जल के कारक चंद्रमा, जल के कारक शुक्र, जल के अधिपति चंद्रमा, इस प्रकार से बल के कारक मंगल। इसी प्रकार से स्थिर कारक, जो स्थिर का मतलब अस्थाई, हमेशा स्थिर रहेंगे, ये बदलेगा नहीं। अब जैसे सप्तम भाव के स्थिर कारक, पहले नंबर पर आप नोट कर लीजिए 12 भावों के स्थिर कारक कौन कौन से ग्रह हैं। प्रथम भाव के स्थिर कारक सूर्य हैं, दूसरे नंबर पर द्वितीय भाव के स्थिर कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तीसरे भाव के स्थिर कारक मंगल हैं, चौथे भाव के स्थिर कारक चंद्रमा हैं, पांचवें भाव के स्थिर कारक गुरु हैं, छठे भाव के स्थिर कारक मंगल हैं, सातवें भाव के स्थिर कारक शुक्र हैं और आठवें भाव के स्थिर कारक शनि हैं, जो कि अष्टम स्थान है, जो कि मृत्यु स्थान माना जाता है। इसलिए आयु का विचार करने में शनि को सबसे पहले देखा जाता है। नवम भाव के स्थिर कारक देवगुरु बृहस्पति है, जो कि धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, धर्म के कारक गुरु माने जाते हैं। इसीलिए दसम स्थान के स्थिर कारक बुध हैं, वैसे कर्म के कारक शनि भी माने जाते हैं। तो इसलिए बुध और शनि को दोनों को देखा जाता है कैरियर का विचार करते समय। तो दसम स्थान के स्थिर कारक बुध हैं और एकादश स्थान के स्थिर कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और द्वादश स्थान के स्थिर कारक शनि देव हैं।
ये 12 भावों के स्थिर कारक हैं। इस भाव में या किसी भी भाव में राशि कोई भी आ सकती है, लेकिन स्थिर कारक के रूप में इन्हीं ग्रहों को जाना जाएगा, इन्हीं को देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव की विवेचना हमको करना है, जहां से हम अपने दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, अपने दैनिक आय का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं। सप्तम भाव की अगर विवेचना करना है तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर हमको भाव को देखना है, दूसरे नंबर पर भावेश यानी शुक्र को देखना है। यहाँ के स्वामी शुक्र बने हैं, 7 नंबर की राशि स्थित है तो भावेश शुक्र बनेंगे। अब यहाँ के स्थिर कारक कौन है? शुक्र हैं, तो शुक्र को देखना है, दोनों वही हो गए। अब तीसरे नंबर पर अगर लड़की की पत्रिका है और गुरु की और जो है विवाह के लिए पति को का विचार करना है, तब चर कारक, चर कारक मतलब यहां पर प्रश्न पर आधारित है ये कारक कि पति का विचार किससे किया जाता है? गुरु से, तब गुरु को भी देखना होगा। बृहस्पति चर कारक हैं, पति के लिए पति का विचार करते समय गुरु का देखना अनिवार्य होगा। और भाव भावेश और कारक यानी शुक्र स्थिर कारक हैं तो रहेंगे। जैसे कि 10वें स्थान के स्वामी शनि देव बने हैं, भावेश शनि है, और यहां पर कारक की अगर हम बात करें तो कारक यहां के कौन है? बुध हैं। तो बुध और शनि दोनों को देखना होगा, इस भाव को भी देखना होगा। चर कारक शनि है और स्थिर कारक बुध हैं और स्वामी शनि है। तो ये आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि जो ग्रह जिस भाव के स्थिर कारक हैं वो हमेशा रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं कभी। अगर लग्न का सूर्य है तो सूर्य ही रहेगा द्वितीय भाव का, द्वितीय भाव के कारक अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो बृहस्पति ही रहेंगे, तीसरे भाव के कारक मंगल हैं तो मंगल ही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। यहां पर राशि 3 की जगह पर 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है लगन के आधार से, लेकिन कारक मंगल ही रहेंगे। तो भाव भावेश और कारक, इन 3 चीजों को आपको फलित सिद्धांत में लगाना है, आपको बहुत अच्छे से सरलता से समझ में आएगा। अब सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि किस प्रकार से कारक पीड़ित होते हैं और किस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, किस प्रकार से स्थित हो तो कारक अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। देखिए पहले नंबर पर सबसे पहला सूत्र है, कारक 6, 8, 12 भाव में ना हो। छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित ना हो किसी भी भाव का कारक तो अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए लग्न के कारक सूर्य हैं, अगर सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे तो लग्न की तो हानि करेंगे ही करेंगे, यानी तन की हानि तो करेंगे ही करेंगे। इस भाव, ये भाव तो पीड़ित हो ही जाएगा, लेकिन अष्टम भाव में अशुभ ग्रह होंगे, वो भी अष्टम भाव के लिए ही हानिकारक होंगे। साथ ही सूर्य के कारकत्वों से संबंधित भी हानि होगी। सूर्य के कारकत्व क्या है? जैसे सूर्य से पिता का विचार करते हैं, सूर्य हड्डियों के कारक हैं, सूर्य नेत्र के कारक हैं, सूर्य यश कीर्ति के कारक हैं, राजकीय कार्यों के कारक हैं, राजा के कारक हैं, राजा से मिलने वाले लाभ के कारक हैं, पिता का विचार सूर्य से किया जाता है, आदि इत्यादि जो कि कारक ग्रहों के कारकत्व तो हम बता चुके हैं पीछे। तो सूर्य के कारकत्वों से संबंधित भी हानि होगी अगर कोई भी ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव में आता है तो सबसे पहले नंबर पर छठे, 8वें और 12वें भाव में कारक स्थित ना हो, किसी भी भाव का कारक। दूसरे नंबर पर अशुभ ग्रहों के साथ ना हो। अशुभ ग्रह अब वो तात्कालिक रूप से, और जैसे मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है, अब मेष लगन की पत्रिका में अगर देखा जाए तो तीसरे और छठे स्थान का स्वामी बुध ये अशुभ है, इनके साथ स्थित ना हो। अब तीसरे नंबर पर छठे, 8वें, 12वें के स्वामी के साथ स्थित ना हो। जो जिस भाव की विवेचना आप कर रहे हैं उस भाव का कारक, स्थिर कारक छठे यानी बुध, अब यहां के अगर देखा जाए तो स्वामी मंगल हैं, जो कि लग्न के भी स्वामी मंगल हैं। अब इस सूत्र को कैसे समझेंगे? अब अष्टम के भी स्वामी मंगल हैं, लेकिन
लग्न के भी स्वामी मंगल हैं और द्वादश के स्वामी बृहस्पति हैं और भाग्य के भी स्वामी बृहस्पति हैं। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे पिता हैं जो जज हैं और बाई चांस किसी कारणवश हमारे ऊपर ही किसी ने केस कर दिया या कोई आरोप लगा दिया या कुछ भी ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या से हम फंस जाते हैं, तो पिता का कार्य यह है कि एक अच्छे वकील को कर देना, हमारी अच्छी पैरवी करवा देना, अच्छे से सुनवाई कर लेना। लेकिन पिता का कार्य यह भी है कि एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ करके सही न्याय करना। तो वो न्याय भी करेंगे और व्यवस्था भी करेंगे, तो अष्टम का भी फल देंगे और लग्न का भी फल देंगे, ये समझना होगा। तो छठे, आठवें, 12वें के स्वामी के साथ स्थित ना हो कारक। चौथे नंबर पर भावेश और कारक अगर एक साथ स्थित हो तो अच्छा है। जैसे कि भावेश, मान लीजिए लग्न के कारक सूर्य हैं और स्वामी मंगल हैं। अब अगर ये दोनों, जैसे मान लीजिए अष्टम भाव के कारक शनि हैं और अष्टम स्थान के कारक शनि हैं और अष्टम स्थान के स्वामी मंगल हैं। अब ये दोनों अगर एक साथ स्थित होते तो काफी अच्छा फल मिलता, कह सकते थे कि काफी अच्छा है। लेकिन दोनों एक साथ स्थित नहीं है। लेकिन शनि जो कि अष्टम के कारक हैं वो त्रिकोण स्थान में है, ये अच्छा है। और मंगल जो कि स्वामी है वो केंद्र में है, ये भी अच्छा है। अष्टम के कारक और स्वामी दोनों केंद्र व त्रिकोण में है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर यही दोनों एक साथ युक्ति करके बैठे होते किसी भी भाव में, केंद्र व त्रिकोण में, दूसरे व एकादश में, तीसरे में भी, छठे, आठवें और 12वें को छोड़ करके, तो काफी अच्छे परिणाम होते, काफी शुभता मिल जाती। तो वहीं पर भावेश और कारक एक साथ युक्ति व दृष्टि हो तो अच्छा है। अब जैसे दूसरा सूत्र, मंगल लग्न के स्वामी हैं और सूर्य लग्न के कारक हैं। अब सूर्य और मंगल एक साथ युक्त तो नहीं है लेकिन दृष्टि संबंध जरूर बना रहे हैं। तो दृष्टि संबंध बनाने से ये लग्न के लिए काफी अच्छा है, दोनों केंद्र में है, तो इस भाव को बलवान करते हैं। कारक की स्थिति से अगर देखा जाए तो ये अच्छा है। दूसरे नंबर पर अब पांचवा सूत्र है, कारक भाव में हो या भाव को देख रहा हो तो अच्छा है। अब जैसे लग्न के कारक सूर्य हैं, अब सूर्य या तो इसी भाव में स्थित हो या इस भाव को देख रहे हो, तो ये दोनों नहीं है, ना तो भाव में स्थित हैं और ना भाव को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस भाव के कारक हैं, अगर इस भाव को देखेंगे तो अच्छा है या इस भाव में स्थित हो तो अच्छा है। तीसरे नंबर पर, छठे नंबर पर कारक पाप कर्तरी योग में ना हो, कारक पाप कर्तरी योग में ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्रह अगर स्थित है, जैसे मान लीजिए यहां पर शनि देव स्थित है, यहां पर मंगल और केतु हैं, यहां चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। अब इधर अगर मान लीजिए सूर्य होते या कोई और अशुभ ग्रह स्थित होता तो ये पापकर्तरी योग में हो जाते शनिदेव, इसी को पापकर्तरी योग कहते हैं। दोनों जहां पर जो ग्रह स्थित है उसके दोनों द्विद्वादश भावों में अशुभ ग्रह अगर स्थित हो तो वो ग्रह पापकर्तरी योग में हो जाता है। तो कारक पापकर्तरी योग में ना हो तो अच्छा है। अब इतने सूत्र अगर मिल जाते हैं, इसी प्रकार से आपको देखना है कि कारक पीड़ित कैसे होता है और कारक स्वस्थ कैसे होता है। संक्षेप में आप ये इतना समझ लीजिए, कारक केंद्र व त्रिकोण में हो, कारक शुभ ग्रहों के साथ हो, कारक और भावेश एक साथ युक्ति व दृष्टि संबंध बना करके बैठे हो, कारक भाव को देख रहा हो या भाव में स्थित हो तो अच्छा है, शुभ ग्रहों के साथ हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो अच्छा है। इस प्रकार से अगर भाव, भावेश और कारक ये तीनों सूत्रों को आप अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित है उस भाव कितना स्वस्थ है व कितना पीड़ित है आपको देखना बड़े आराम से आ जाएगा। उस भाव का फलादेश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो ग्रह जिस भाव का कारक है अगर वो पीड़ित होगा
तो उस भाव की तो हानि करेगा ही करेगा, साथ में अपने कार्यकर्तों से संबंधित भी हानि करेगा। चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अगर गुरु ही है तो द्वितीय, पंचम, नवम, एकादश इन भावों को भी पीड़ित करेगा, साथ में गुरु से संबंधित मिलने वाला सुख भी कम हो जाएगा। इसीलिए गुरु को सुख का कारक माना गया है। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है तो क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को अध्ययन करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाते जाएं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यथार्थ ज्ञान की बात होती है, टोने और टोटके से दूर रहें। जय सिया राम।